नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वीडियो 2018 री एग्ज़ाम के लिए हम लोग वर्णमाला का अभ्यास लगा रहे थे और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर से कई सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत है, अभी आप उसे कवर कर सकते हैं। लेकिन टाइम अगर निकल गया तो फिर आप केवल भटकते रह जाएंगे। पूरी चीज़ें आपको इतनी सीक्वेंस से कहीं मिलेंगी नहीं जितनी सीक्वेंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए, तो जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं उसी आधार पर प्रैक्टिस करते हैं। प्लुत स्वर कौन सा है, पूछ रहा है आपसे कि प्लुत स्वर कौन सा है। अब हमने आपको स्वरों के 3 प्रकार हमने आपको बताए थे, ठीक है ना। स्वरों के 3 प्रकार हमने आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है ना। तो ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता था, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता था, प्लुत में 3 मात्राओं का समय लगता था। ह्रस्व में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और लिरी, ठीक है ना। तो ह्रस्व वाला लिरी जो है, ह्रस्व वाला लिरी 1 मात्रा वाला होता है और दीर्घ का जो री होता है वो एक इस तरीके से होता था और दीर्घ वाला लिरी इस तरीके से होता था। तो ये हमने इसलिए लिख दी है कि ये तीनों अब प्रचलन से बाहर हो चुके हैं। बात आई ना समझ में? अब इनका इस्तेमाल नहीं होता। री 2 प्रकार से लिखा जाता, हम आपको पहले बता चुके थे कि एक री इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से एक री लिखा जाता है और एक री इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 मात्रा का री होता है, ये प्रचलन से बाहर हो चुका है। ये वाला अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये री 2 मात्रा वाला लिरी और 1 मात्रा वाला लिरी, ये सब जो है प्रचलन से आपके बाहर हो चुके हैं। तो ह्रस्व स्वर 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर 2 मात्रा का समय। ह्रस्व स्वर छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी, ओ, औ, ए, आए और ओ, ए, आए को एक वर्गीकरण के अंतर्गत संयुक्त स्वरों की श्रेणी में भी रखा जाता है। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की, जिनमें 3 मात्राओं का समय लगता है। तो देखिए, हमने ओम का उदाहरण आपको कई बार बताया है और इसमें आप देख रहे हैं 4 प्रकार से ओम लिखा हुआ है। तो एक चीज आप समझ लीजिएगा कि जिसमें ये चीज आ रही है, क्योंकि एक तो जब 3 मात्रा प्रदर्शित करनी होती है तो आपने कहीं कहीं ओम ऐसा लिखा देखा होगा, कहीं कहीं आपने इस तरीके से ओम लिखा देखा होगा, ठीक है। तो ये जो है ना छोटा ऊ जो बना हुआ है, ये 3 मात्रा ही यहाँ पे दर्शा रहा है ना। तो इस तरीके से भी ओम लिख दिया जाता है, इसे 3 मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? बहुत अच्छी बात है। चलिए शा की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि शा का उच्चारण किससे होता है? शा का उच्चारण किससे होता है? तालव्य होता है, ये तालु से होता है, ठीक है ना। चा का उच्चारण हमने आपको बताया था किससे होता है? चा का उच्चारण भी तालव्य होता है, ठीक है। क्योंकि जो चा वर्ग होता है और उसके साथ में शरीफा वाला सा होता है, ये दोनों तालव्य होते हैं। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। ये वाला सा जो है ये तालव्य ना होकर क्या होता है? मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य होता है, ठीक है ना, षटकोण वाला सा। और इसके साथ में पूरा टा वर्ग भी मूर्धन्य होता है। क्लियर? ये सारी चीजें हम आपको बता चुके थे। सा जो है, ये वाला सा, ये दंत वर्ण है, ठीक है। ये वाला सा दंत वर्ण है और दंत वर्ण साथ में क्या होते हैं? ता वर्ग जो होते हैं वो दंत वर्ग होते हैं, ठीक है ना। कंठ वर्ग की बात करें तो कंठ वर्ग कौन से होते हैं? जो पूरा का वर्ग होता है वो कंठ वर्ग होता है, ठीक है ना। और ये सा हमने बता दिया आपको मूर्धन्य है, तो ये मूर्धन्य वाला हम यहां पे आपको बता चुके हैं। एक और कौन सा बच रहा? ओष्ठ। ओष्ठ व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होते हैं? पा वर्ग होते हैं, वो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों को बिल्कुल से याद होने चाहिए। कौन सा कथन अशुद्ध है? 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ठीक है।
क्षा संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही बात है, क्षा संयुक्त व्यंजन है। किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, का प्लस षटकोण वाला सा, इस तरीके से हम इसे क्षा लिख देते हैं, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन और कौन कौन से होते हैं, छत्रज्ञा और श्रा, श्रीमान वाला श्रा। ठीक है, और विसर्ग कंठ वर्ण है, तो बिल्कुल सही बात है कि कंठ स्वरों की अगर हम बात करें तो आ और आहा, ये दोनों कंठ स्वरों में आते हैं। ठीक है ना। ज्ञा का उच्चारण, क्योंकि इसे जब हम तोड़ते हैं तो हम इसे किस प्रकार से तोड़ते हैं, जा प्लस या में तोड़ते हैं, और जब इसे हम ज्ञा के रूप में जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका परंपरा से भिन्न हो जाएगा इस्तेमाल। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम दंत वर्ण कहते हैं। और दंत वर्ण कौन कौन से होते हैं, ता वर्ग होता है दंत वर्ण, ठीक है, और प्लस इसके साथ में सारथी वाला सा, ये दंत वर्ण हो गए। कंठ की अगर हम बात करें तो क्या होता है, का वर्ग जो है वो हमारा कंठ वर्ग होता है। मूर्धन्य की अगर हम बात करें तो टा वर्ग और प्लस शरीफा वाला षटकोण वाला सा, ये टा वर्ग हो गया। ठीक है, तालव्य की अगर हम बात कर देते हैं, तालव्य की, तो क्या हो जाता है, हमारा चा वर्ग हो जाता है और प्लस शरीफा वाला सा हो जाता है, ये तालव्य वर्ण हो जाते हैं। अनुनासिक की अगर हम बात करते हैं, अनुनासिक, ध्यान देना अनुस्वार की बात नहीं हो रही, अनुनासिक की, तो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक हो जाता है। काखा गाघा इंगा, चाछा जाझा इया, टाठा जाझा णा, ताथा दाधा ना, पाफा वाभा मा, ये अनुनासिक हो गए। अनुनासिक क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं और इनके उच्चारण में हमें नाक और मुंह दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। ये आ गया। शा का ध्वनि का उच्चारण कौन सा है, तो हमने आपको बताया था कि चा वर्ग के साथ में शरीफा वाला शा, और चा वर्ग किससे बोला जाता है, तालव्य बोला जाता है, तो ये तालु हो गया। मूर्धा में क्या होता है, मूर्धा में टा वर्ग होता है और टा वर्ग के साथ में षटकोण वाले सा का प्रयोग होता है। तालु में क्या होता है, चा वर्ग होता है और चा वर्ग के साथ में शरीफा वाले सा का प्रयोग होता है। क्लियर हो गई ना। और दंत की अगर हम बात करें तो दंत में क्या होता है, ता वर्ग होता है और दंत में ता वर्ग के साथ में सारथी वाले सा का प्रयोग होता है। ये सब नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो अंगा का उच्चारण स्थान हमें पता है कि अंगा जो है अनुनासिक है, यानी कि नासिक के वर्ण हो गया। ये अनुनासिक को ही नासिक के वर्ण कहते हैं। कंठ से कौन कौन से होते हैं, का वर्ग होता है, स्वरों में आ और आहा होते हैं। ठीक है, मूर्धन्य की अगर हम बात करें तो टा वर्ग, षटकोण वाला सा, और उसके बाद में मूर्धन्य स्वर कौन सा होता है, ऋषि वाला री, ये मूर्धन्य। और कंठ तालव्य, कंठ तालव्य अगर हम स्वरों की अगर हम बात करते हैं तो ए और आए, ये कंठ तालव्य स्वर होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, हमने आपको बताया था कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। ठीक है ना, तो रा क्या हो जाता है आपका, लुंठित हो जाता है, लुंठित वर्ण हो गया। इसी को हम क्या कह देते हैं, प्रकंपी या प्रकंपित भी कह देते हैं। ठीक है ना, प्रकंपित वर्ण भी कह देते हैं। ला क्या हो जाता है हमारा, ला हो जाता है पार्श्विक वर्ण हो जाता है, पार्श्विक वर्ण हो जाता है ला। या और वा ये क्या कहलाते हैं, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, यानी कि या और वा ये हमारे अर्ध स्वर हो गए। ठीक है ना, छोटी और छोटा क्या हो गया, ये स्वर हो गए। री क्या हो गया, स्वर हो गया। ली क्या हो गया, ये भी स्वर है, लेकिन अब ये परंपरा से बाहर हमारा हो चुका है। और री का उच्चारण स्थान क्या है, री का उच्चारण स्थान है मूर्धा, यानी कि मूर्धन्य स्वर की अगर हम बात करेंगे तो वो ऋषि कहलाएगा, री। ठीक है, चलिए कौन सा हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। पिछली प्रैक्टिस में भी हम आपको बता चुके हैं कि हिंदी शब्दकोश की गणना हम किस हिसाब से करते हैं। स्वरों के पहले हम अंग और आहा लेते हैं, फिर सारे स्वर हम क्रम से लिख देते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि आप लिखेंगे, जैसे मान लिया अब आपने व्यंजन लिखना शुरू किया, का लिखना शुरू किया, तो आपको पता है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श, त्र, ज्ञा और श्रा। ठीक है ना, तो शत्रज्ञा का मतलब का के साथ में शा होता है, ठीक है ना, आधा ता के साथ में रा होता है, जा के साथ में या होता है, और ये वाले शा के साथ में रा होता है। आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जैसे ही आप व्यंजन लिखना शुरू करेंगे, का लिखा आपने
तो का के बाद खा नहीं लिखेंगे, का के बाद लिखेंगे क्षा, ठीक है ना। उसके बाद फिर खा लिखेंगे, गा लिखेंगे गा। जहां पे ता आया तो ता के साथ में आप क्या लिखेंगे, ता के बाद लिखेंगे त्रा, फिर लिखेंगे था दा, इस तरीके से। जा आया तो जा के बाद आप क्या लिखेंगे, ज्ञा लिखेंगे, फिर उसके बाद झा लिखेंगे इस तरीके से। और जहां शा आया तो इस वाले शा के बाद तुरंत आप क्या लिखेंगे, श्रा लिखेंगे, उसके बाद आगे के शा और सा लिखेंगे और हा लिखेंगे, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज हमें ये ध्यान रखनी होती है कि इस प्रकार से हम करते हैं। एक चीज हमने आपको बताई थी कि जब मान लो क्रा है तो क्रा के नीचे अगर ये लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि का के साथ में री आया हुआ है। और जब इस प्रकार का क्रा आ रहा, ये मात्रा लगी हुई है रा की, तो इसका मतलब क्या हुआ, का के साथ में रा आ रहा है। ये आपको याद रखनी है चीजें, ये चीज हम आपको पिछली क्लास में बता चुके थे। बस अब हम इससे हम देख लेते हैं कि सबसे अंत में कौन सा आएगा। ये पूछ रहा है कि सबसे अंत में कौन सा आएगा। तो इन दोनों में नीचे वाली मात्रा ये वाली आई है, यानी कि इनके साथ में का के साथ में क्या आया है, री आया है। इसमें भी का के साथ में क्या आया है, री आया है। तो एक बात तो पक्की हो गई कि पहले दूसरे में तो यही होंगे, ठीक है। अब तीसरे की अगर हम बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि का के साथ में रा आया है और इसमें हम देख रहे हैं का के साथ में ला आया है। पहला पहला वर्ण हम चेक कर रहे हैं केवल सबका, ठीक है। अब ये दोनों तो पहले और दूसरे नंबर पे, इन्हीं में से कोई एक पहले पे होगा, इन्हीं में से कोई एक दूसरे नंबर पे होगा, ये बात तो तय होगी। अब आप ये देखो कि का तो दोनों में कॉमन हो गया। अब रा पहले आता है कि ला पहले आता है, तो रा पहले आता है यानी कि तीसरे नंबर पे ये हो गया। तो अब लास्ट क्या बचा अपना, ला, यानी कि क्लीव हमारा सबसे लास्ट में आएगा। अब ये दोनों मान लो अगर हमें पता करना कि इनमें कौन पहला होगा कौन दूसरा होगा, तो हम ये देखेंगे कि जब क्रा हम लोगों ने चेक कर लिया, फिर हम शा की हम बात करेंगे, शा की। तो ये वाला शा, शरीफा वाला शा पहले आता है कि षटकोण वाला पहले आता है, तो हम जानते हैं शरीफा वाला पहले आता है, यानी कि ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा और ये सबसे लास्ट में चौथे नंबर पे आ जाएगा। क्लियर है। तो ये इस प्रकार से होता है, हम आपको पूरा बता चुके हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, तो हमें पता है कि टा वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। और मूर्धन्य में क्या होता है, टा वर्ग तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है, शा भी होता है। कंठ में क्या होता है, का वर्ग होता है। तालव्य में क्या होता है, चा वर्ग होता है और साथ में शरीफा वाला शा होता है। दंत में क्या होता है, ता वर्ग होता है और साथ में हमारा सारथी वाला सा हो जाता है। एक कोई बच रहा है ओष्ठ। होस्ट, होस्ट वर्ण की अगर हम बात करेंगे तो क्या आता है, पूरा पा वर्ग हमारा होस्ट वर्ग में आ जाता है। ये व्यंजन हमारे हो गए। ठीक है। अनुस्वार के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अनुस्वार और विसर्ग हमने आपको बताए थे। देखिए अनुनासिक क्या होते हैं, जो प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। अनुस्वार क्या होते हैं, अंग, अंग और जो अंग आ के ऊपर चंद्र बिंदी लगती है वो अनुस्वार कहलाते हैं। ठीक है, अनुनासिक और अनुस्वार एक ही नहीं है, उनके उच्चारण में फर्क होता है, व्याकरणिक दृष्टि से भी उनके अंदर फर्क होता है। तो अनुस्वार की यहां पे बात हो रही है, तो अनुस्वार का मतलब क्या हुआ, अंग की यहां पे बात हो रही है। तो अंग और आहा हमें पता है कि क्या होते हैं, आहा अनुस्वार नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये चीज देखें कि अंग क्या होता है, अंग और आहा ये दोनों अयोगवाह होते हैं। और अयोगवाह क्या होते हैं, जो स्वर और व्यंजन दोनों की बीच की कड़ी होते हैं, वो अयोगवाह कहलाते हैं। कह रहा अनुस्वार स्वर की सहायता के बिना बोला जा सकता है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अनुस्वार ना तो स्वर है ना व्यंजन है, लेकिन स्वरों के पीछे जरूर लग जाते हैं। ठीक है ना, तो स्वर की सहायता के बिना तो हम इन्हें नहीं बोल पाएंगे। अनुस्वार शुद्ध व्यंजन है, जब हम कहते जा रहे हैं कि वो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है, तो शुद्ध व्यंजन कैसे हो जाएगा। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर है। आप छोटी सी आप देखो, ये अनुस्वार है, ये क्या लिखा है, हंस। हंस क्या होता है, पक्षी होता है। ठीक है ना, और इसी बिंदी को हम क्या करें, हंस कर दें, तो इनमें फर्क हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है ना, तो इनमें फर्क भी आ रहे हैं सब में। इसी प्रकार अनुस्वार और अनुनासिक में भी फर्क आएंगे, तो जो जो मात्राएं आप लगाएंगे उनके अंदर फर्क आएंगे। ठीक है, कह रहा है उच्चारण में कोई अंतर नहीं, तो ऐसा तो नहीं है, अंतर तो है। अनुस्वार स्वर और व्यंजन के बीच आने वाली नासक की ध्वनि है, क्योंकि अनुस्वार अयोगवाह भी है और अयोगवाह यही तो होते हैं और इसका यही नेचर है, इसीलिए तो इसे अयोगवाह में रखा गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और एक चीज हम आपको और बता दें कि ये क्वेश्चन ऐसा है, इसके कई जगह पर अलग अलग आंसर मिलते हैं, लेकिन जो शोध किया गया है उस शोध के हिसाब से डी आंसर ही इसका सही निकल के आया है। कहीं कहीं बोला जाता है अनुस्वार शुद्ध व्यंजन है, कहीं कहीं बोला जाता है अनुस्वार स्वर की सहायता के बिना भी बोला जा सकता है। तो आप ये देखेंगे कि 4 में से 3 ए, बी और डी, ये 3 आंसर आपको कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन सबसे विशुद्ध इसीलिए हमने आपको सारे आंसर हमने आपको समझाए हैं कि डी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि सत्य कथन की बात कर रहा है। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अंग और आहा यानी कि अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों अयोगवा है, और अयोगवा क्या होते हैं, जो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं। बात आई ना समझ में? तो अनुस्वार स्वर और व्यंजन के बीच आने वाली नासिक की ध्वनि है, ये हमारा सही हो जाएगा आंसर। क्लियर? लुंठित वर्ण हमने आपको बताया था कौन सा है, लुंठित वर्ण आपका रा हो जाएगा। ला की बात करें तो ला क्या हो जाएगा आपका, पार्श्विक वर्ण हो जाएगा। ठीक है, या और वा ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों आपका कहलाते हैं अर्ध स्वर। ठीक है, ये बिल्कुल मत भूलना। लुंठित और लुंठित का एक अन्य नाम और है, एक अन्य नाम और है इसका एक अन्य नाम है क्या, प्रकंपी, या इसे हम प्रकंपित भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगत व्यंजन कौन से हैं, हमने आप लोगों को कल बताए थे कि आगत व्यंजन क्या होते हैं। तो जहां नुक्ता लगा होता है, जो बाहरी भाषाओं से अपनी हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं, वो आगत व्यंजन होते हैं। जो नीचे बिंदी लगी ये नुक्ता कहलाता है। ये कहां से आए हैं, ये अरबी फारसी हैं। ठीक है ना, अरबी फारसी शब्दों से आए हुए हैं। ये क्या हो गए, ये आपके अनुस्वार हो गए, अंग अनुस्वार हो गया। ठीक है ना, री लिरी क्या हो गया, ये तो आपके स्वर हो गए। ड़ा और ढ़ा ये आपका क्या हो गया, ये द्विगुण व्यंजन हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको बार बार हम बता रहे हो, कई बार हम आपको बता चुके। कौन सा अशुद्ध है ये हमें देखना है। ताकि अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि दंत में ता वर्ग होता है, तो ये तो चलो हमारा सही हो गया। ठीक है, अब अल्प प्राण क्या क्या होता है, अल्प प्राण में तो 1, 3 और 5 ये आते हैं अल्प प्राण में, और ता क्या है, ता 1 है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है इसका मतलब, क्योंकि इसमें 1, 3 और 5 आते हैं और इसमें 1 बैठा हुआ है, यानी कि हमारा सही है। अब मां की अगर हम बात करें तो मां पा वर्ग में आता है, पा वर्ग ओष्ठ है, तो ये तो हमारा सही है। ठीक है ना, और सघोष क्या होते हैं, सघोष होते हैं आपके 2, 3 और 4। पा फा बा मा, पा फा बा भा मा, ये क्या है, मां तो 5 नंबर पे आ रहा है। ठीक है ना, अब चलो इसे देख लेते हैं। चा क्या है, तालव्य है। और महाप्राण की बात क्या होती है, महाप्राण की बात क्या होती है, 2, 4, 2 और 4 और चा क्या है 1। महाप्राण में क्या आते हैं 2 और 4, महाप्राण में क्या आते हैं 2 और 4, तो ये 2 नंबर है, मिल गया। का वर्ग का है तो ये कंठ भी हो गया, ये महाप्राण भी हो गया, तो ये भी हमारा शुद्ध है। अल्प प्राण 1, 3, 5 और ता 1 नंबर पे आता है। ठीक है ना, तो ये ता वर्ग हमारा सही हो गया। ता वर्ग में दंत होता है, ये भी हमारा सही हो गया। ठीक है, पाफा बाबा मां ओष्ठ होते हैं, ये भी हमारा सही है। और सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, अघोष होता है 1 और 2 हा को छोड़ के समस्त ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये अघोष हो गया। अब सघोष में क्या हो जाएगा 3, 4, 5 हा भी हमने ले लिया, अंतस्थ ले लिया और स्वर ले लिया। क्लियर हो गई ना, 3, 4 और 5 सघोष में। तो ये हमारा कौन सा अशुद्ध है। अच्छा, अशुद्ध पूछ रहा है, हाँ तो 5 ये भी आ रहा है, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, तालव्य चा तालव्य है, लेकिन इसमें चा 1 नंबर पे आ रहा है और महाप्राण में तो केवल 2 और 4 ही आते हैं। इसका मतलब यही हमारा आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि वो अशुद्ध पूछ रहा था, हम इसमें कंफ्यूज हुए। शुद्ध पूछ रहा क्या, तो ऑप्शन गलत तो नहीं कहीं। ठीक है, अशुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, तो अशुद्ध क्या होते हैं, जो महाप्राण क्या होते हैं 2 और 4। ठीक, और इसमें तो चा 1 है, तालव्य है, ये बात पक्की है, लेकिन है क्या 1 नंबर पे चा आता है, तो महाप्राण वाली शर्त ये पूरी नहीं कर रहा है। बात क्लियर होगी ना। तो ये क्वेश्चन थे आज के इतने। वर्णमाला आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, पूरे नोट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, पूरी जो डिटेल्ड क्लासेस हैं वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इन पे आधारित जितनी हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं वो पूरी प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
अगर आपने यहां तक पूरा देख लिया है तो इसका मतलब आप वर्णमाला के मास्टर हो गए होंगे। एक चीज को इतनी बार रिपीट कराया, इसीलिए हमने प्रैक्टिस क्लासेस थोड़ी हमने ज्यादा रखी हैं आपके लिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो चीजों को याद करने में और रिवीजन भरपूर हो सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास तक। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में नए अध्याय के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।